students, welcome back to my channel. My name is प्राची शर्मा और आज का सेशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री की बैक एक्सरसाइजेस के ऊपर. जो भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, प्लस हमने एक शॉर्टकट चार्ट मेथड यूज किया टू मेमोराइज ऑल द कलर्स एंड एक्सेस में इज इट सॉल्युबल इनसॉल्युबल. जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने एक शॉर्टकट के तरीके से याद किए. सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट यूजिंग ऑल दैट इंफॉर्मेशन एंड अप्लाइंग दैट इन द क्वेश्चंस. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है और एनालिटिकल केमिस्ट्री आपका वीक एरियाज में से एक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू चेक दोज आउट first before coming on today's video. And if you think you are pretty confident in the chapter, then welcome to my channel and welcome to today's video, and we'll be directly going ahead on the questions. So my wonderful students, without wasting any more time for today, let's get started with today's session. All right students, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. अब जिस शॉर्टकट चार्ट के बारे में मैं अभी आपको बता रही थी, सो दिस इज दैट चार्ट. इसी चार्ट को हम सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे इन विच आपसे कलर्स पूछे गए हैं या कोई डिफरेंसेस पूछे गए हैं. सो यू कैन यूज दिस वेरी डायरेक्टली और आपको याद करना सुपर इजी हो जाएगा. इसमें बस आपके इक्वेशंस नहीं है, पर जैसा आपने प्रैक्टिस की होगी या फिर आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री की वीडियोस देखी होंगी, सो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपको थोड़ी सी ही इक्वेशन समझनी है. उसके अलावा सारी इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करती हैं. ऑलमोस्ट सभी सेम है, ठीक है. सेम ही तरीके से सॉल्ट बनेगा, सब कुछ सेम है. बस आपको एक या दो बार सारी इक्वेशंस प्रैक्टिस करनी है और दो ही इक्वेशन या तीन इक्वेशन आपको याद करके रखनी है. उसी पे सारी की सारी इक्वेशन आपकी बेस्ड है और सारे क्वेश्चन आसान, आपका आंसर करना बहुत आसान हो जाता है. तो फटाफट अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हमारे सारे क्वेश्चंस आज ट्राई करते हैं. और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई परेशानी है केमिस्ट्री में, सो मेक श्योर दैट यू रीच आउट टू मी. और रीच आउट कैसे करेंगे? यू कैन राइट मी एन ईमेल at tsclassesicse@gmail.com. आप टेलीग्राम चैनल पे भी टेक्स्ट कर सकते हो और उसके अलावा यू कैन ऑल्सो कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स डाउन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट आई रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज. So let's get started with today's session. As I always suggest कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज या इंटेक्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं वीडियो में, मेक श्योर आप एक अटेम्प्ट खुद से दें, खुद से उन क्वेश्चंस को ट्राई करें, तो आपको सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है, अपने प्रॉब्लम को समझना बहुत आसान हो जाता है. तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 अगर आप यहाँ से देखो, डायरेक्टली कलर्स पूछ रहा है. मतलब अगर वो चार्ट आपको याद है तो आप विद इन सेकेंड्स आप ये सारे आंसर कर सकते हैं बिना सोचे. तो राइट द प्रोबेबल कलर ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स. फेरस सॉल्ट होता है लाइट ग्रीन, अमोनियम सॉल्ट होता है कलरलेस, क्यूप्रिक सॉल्ट होता है ब्लू कलर का, कैल्शियम सॉल्ट इज व्हाइट एंड एल्यूमिनियम सॉल्ट इज कलरलेस. ये सारे भी कलर्स उस पे मेंशन है. जो चार्ट है उसमें जो सॉल्ट्स के कलर्स हैं वो भी मेंशन है. Now moving ahead, a metallic hydroxide soluble in excess ammonium hydroxide. तो आपको फिर से वही चार्ट यूज करना आना चाहिए. मैं एक दो बार आपको दिखा देती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा. ओके, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आपका सॉल्युबल, राइट. सो आपके एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में दो सॉल्युबल हैं, एक तो आपका कॉपर है और आपका जिंक है, ठीक है. सो वील कम बैक ऑन इट. A metallic hydroxide soluble in excess ammonium hydroxide. So आपका कॉपर और जिंक है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट कॉपर हाइड्रोक्साइड. इसी तरीके से आप सारी चीजें उधर से एक्सेस कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड वाला देख लो एक बार. अ मेटालिक ऑक्साइड soluble in excess of caustic soda. कास्टिक सोडा क्या है? NaOH. तो NaOH में सॉल्युबल होना चाहिए आपका ऑक्साइड, ठीक है. ऑक्साइड तो बना ही लोगे. तो NaOH में सॉल्युबल कौन सा है? सॉल्युबल आपका जिंक है. आप कैसे देखेंगे चार्ट को देखना सीख लीजिए. NaOH एक्सेस, तो NaOH एक्सेस ये वाली कैटेगरी है. इसमें आप सॉल्युबल वाली पे आ जाइए. सॉल्युबल वाले लास्ट के दो हैं, दैट मीन्स जिंक और लेड. तो इसका मतलब या तो जिंक या लेड का आप ऑक्साइड वहां बना के लिख सकते हैं एज एन आंसर,
क्योंकि वो उसमें सॉल्युबल होगा। दैट्स इट। तो इसी तरीके से अगर आपको चार्ट याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। तो आपने जिंक ऑक्साइड लिख दिया, उसके बाद अ स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH, अ वीक एल्कली अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टू कलरलेस मेटल आयंस। ठीक है, तो आपका कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। आपने यहाँ पे भी देखा था ना, एल्यूमिनियम सॉल्ट भी आपका कलरलेस है। उसके बाद फिर आपके आ गया टू कलर्ड मेटल आयंस। तो मेटल आयंस कोई भी ले लीजिए, कॉपर लीजिए, आयरन ले लीजिए, वो कलर्ड आयंस हो गए। अ मेटल दैट इवॉल्व्स अ गैस which burns with a pop sound when boiled with alkali solution। तो alkali solution के साथ जब आप बर्न कर रहे हो, जो गैस पॉप साउंड के साथ इट बर्न्स इज हाइड्रोजन गैस। तो आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसे आप एल्कली से जब रिएक्ट करते हो तो वो हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करती है। तो आप एल्यूमिनियम लिख सकते हैं यहाँ पे। बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। सो अगर आपको पूछना है कि जो आंसर आपको पता है वो सही है या नहीं है, so you can definitely ask me by any of the 3 methods that I told you about। किसी भी तरीके से आप मुझे अप्रोच करके अपना आंसर और अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो कि मैम इस क्वेश्चन का क्या ये भी आंसर हो सकता है, एंड आई विल रिस्पॉन्ड बैक कि वेदर दिस इज अ पॉसिबल आंसर और नॉट। Now, two bases which are not alkalis but dissolve in strong alkalis. So that would be your sodium hydroxide and aluminium hydroxide. A colored metallic oxide which dissolves in alkali to yield colorless solutions. So lead oxide. Next is a colorless cation, not a representative element. तो representative element ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि कहाँ पे कौन से होते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। सो इन्होंने पूछा है कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, तो इसका आपका आंसर होगा अमोनियम आयन। तो मैंने उसको आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया है कि आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 G एंड I पार्ट। सो G एंड I पार्ट की आपको इक्वेशंस लिखनी है। सो लेट्स क्विकली कम अप हियर। यहाँ पे आपकी इक्वेशंस लिखी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वाले में आंसर हमने एल्यूमिनियम लिखा था, तो वील राइट एन इक्वेशन फॉर एल्यूमिनियम। आई एम जस्ट ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू द स्क्रीन क्योंकि इट्स जस्ट, लेट मी जस्ट मूव दिस पिक्चर ऑन द साइड सो एटलीस्ट आपको दोनों इक्वेशंस क्लियरली विजिबल हो। ओके, ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। सो एल्यूमिनियम के साथ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन दिखाई है। सो यू हैव Al plus 2 NaOH give plus water गिविंग यू NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और फिर दूसरा हमारा था लेड ऑक्साइड का। सो लेड ऑक्साइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव यू Na2PbO2 प्लस वाटर। ठीक है, इक्वेशन सेम वही है जो हमने बुक में पढ़ी हुई है ऑलरेडी। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया सॉल्यूशन इज एडेड फर्स्ट ड्रॉप वाइज देन इन एक्सेस टू द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। तो पहले आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं अमोनिया का सॉल्यूशन और उसके बाद आप एक्सेस में ऐड कर रहे हैं। सो वी व्हाट वी विल गेट, पहले तो हमें पीपीटी मिलेगा, तो हम पीपीटी का कलर ऑब्जर्वेशन में डालेंगे कि ये वाला कलर है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट हैपेंस, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि भाई पीपीटी है तो पीपीटी का कलर क्या बन रहा है। उसके बाद आप ये भी बताएंगे कि इक्वेशन क्या है, और इक्वेशन अगर बैलेंस में हुई तो नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाता है एक नंबर नॉन बैलेंस्ड इक्वेशन का। सो आप बैलेंस करेंगे इक्वेशन और आप इक्वेशन भी इस आंसर में देंगे। सो लेट्स कम अप हियर और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देख लेते हैं। सो वी हैव कॉपर सल्फेट, उसमें आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया। ठीक है, कॉपर सल्फेट था आपका ब्लू कलर का, आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, आपको मिला कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये आपको मिला। इसके में आपका जो आया ऑब्जर्वेशन में वो आया आपका पेल ब्लू पीपीटी। ठीक है, फिर आपने उसी सोल्यूशन को एक्सिस में डाला, मतलब अमोनिया हाइड्रोक्साइड को आपने एक्सिस में डाला, ये आपका एक्सेस वाला पार्ट आ गया। तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिंपली ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स को साथ में लिखा, उसके साथ NH4OH डाला और फिर आप अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स एक्सेस के केस में बुक्स में दो टाइप की इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों ही सही हैं, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप ये सबसे इजी वाली रिमेंबर करो, सबसे इजी वाली याद रखो, क्योंकि इसमें आपको बस जो यहाँ प्रोडक्ट बने हैं ना, इन्हीं को पूरा का पूरा उठा के आपने यहाँ रिएक्टेंट में रखा, उसके साथ एक्सेस में NH4OH डाला और फिर आपकी रिएक्शन पूरी करी। ठीक है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं रखना है,
तो इसीलिए ध्यान दे के याद रखना कि जो भी आप एक्सेस की 2 टाइप की इक्वेशन है, कोई भी एक याद होनी चाहिए, जो मर्जी आपको अच्छी लगे वो याद कर लो, मेरी कोई ऐसे प्रेफरेंस नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, वी गेट अ पेल ब्लू पीपीटी विच डिजॉल्व्स इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स यही तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर करने का, ताकि आपको नंबर पूरे मिले। सबसे पहले आप इक्वेशन देंगे, एक्सेस में क्या इक्वेशन में चेंज आया आप वो देंगे, सॉल्युबल थी इनसॉल्युबल थी वो लिखेंगे। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन एक लाइन की भी हो सकती है, पर ऑब्जर्वेशन लिखनी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट के साथ आपका क्या करेंगे, जिंक सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी बन गया आपके पास और आउटपुट आ गया। उसके बाद आपने इसी में एक्सेस NH4OH डाला, तो वही मैंने तो सेम ही चीज करी है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आए हैं उनको एग्जैक्टली उठा के यहाँ रखा, NH4OH ऐड किया और उसके बाद आपके आउटपुट आ गया, ठीक है। और ये हो गया कलरलेस सोल्यूशन। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज सॉल्युबल इन एक्सेस NH4OH। आगे बात समझ। फिर तीसरे पार्ट पे आ जाइए, तीसरे पार्ट में है आयरन क्लोराइड, ठीक है। तो FeCl3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू आयरन हाइड्रोक्साइड या फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो आपका आ गया रेडिश ब्राउन पीपीटी और NH4Cl आउटपुट में। इसी में आपने एक्सेस जब ऐड किया तो आपका इनसॉल्युबल है, तो आप डायरेक्टली वहां इनसॉल्युबल लिख देंगे। पर आपको ऐसे एरो डाल के लिखना ज्यादा जरूरी है कि भाई एक्सेस जब किया मैंने उस सोल्यूशन को तो क्या इंपैक्ट आया। आगे बात समझ में। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, वी गेट अ रेडिश ब्राउन पीपीटी व्हिच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके अलावा एनालिटिकल के और कोई क्वेश्चन नहीं बनते। जो आपके बैक एक्सरसाइज में है और जो आपके इंडेक्स क्वेश्चन है, यही टाइप के ही क्वेश्चन पॉसिबल हैं और इसी में से आते हैं। तो अगर 20, 25, 30 क्वेश्चन करके आपको एक अश्योरेंस मिल जाती है कि आपके नंबर कट ही नहीं सकते इस चैप्टर में, तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। ये तो आपके फेवर में है बिल्कुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन कास्टिक सोडा इज एडेड टू द फॉलोइंग सोल्यूशन। तो अब इन सब में आप कास्टिक सोडा क्या हो गया, NaOH। अगर उन्होंने लिखा कास्टिक पोटैश तो इसका मतलब वो पूछ रहे हैं KOH के बारे में, और KOH की इक्वेशन और NaOH की इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती हैं, कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। अब आ जाइए सबसे पहले आयरन पे, FeCl3। सो अब हम थोड़ा जल्दी चलते हैं इनमें इक्वेशंस में। सो FeCl3 plus 3NaOH gives you FeOH whole thrice as a PPT plus NaCl। ये हो गया आपका रेडिश ब्राउन पीपीटी। अब आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, वी गेट अ रेडिश ब्राउन पीपीटी विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस NaOH। आगे बात समझ। फिर सेकंड पार्ट है जिंक सल्फेट, सो ZnSO4 plus NaOH gives ZnOH whole twice plus Na2SO4। ये है आपका जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी। अब एक्सेस में क्या होता है, इन एक्सेस ये सॉल्युबल है, सो आप यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं सॉल्युबल। अब एक्सेस डाल दीजिए, एग्जैक्टली मैंने सेम चीज करी है कि वहां से प्रोडक्ट उठा के आपने नीचे रख दिया और उसके साथ NaOH ऐड कर दिया। सो मैंने वही किया, ये रहे प्रोडक्ट आपके और इसके साथ मैंने NaOH ऐड कर दिया एक्सेस में। आई गॉट Na2ZnO2 plus 2H2O। और फिर हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, वी गेट अ जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH। आई बात समझ। फिर तीसरा पार्ट है आपका लेड नाइट्रेट का। So PbNO3 whole twice plus NaOH gives you PbOH whole twice plus twice of NaNO3। अब जो स्टूडेंट्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ऐसे जिसमें मैं आसानी से इक्वेशंस बोल रही हूँ, उन्हें बहुत ही फ्रीकी लग रहा होगा कि भाई ऐसे कैसे पढ़ा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो डेफिनेटली उन लोगों के लिए है जिन्हें एनालिटिकल केमिस्ट्री समझ में आ चुका है, जिन्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ये उनके लिए है। इसका मतलब अगर आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद क्वेश्चंस करने की जरूरत है। क्योंकि अगर डायरेक्टली क्वेश्चन करोगे, ये वाली इक्वेशन समझ में आ भी गई तब भी जरूरी नहीं है दिमाग में रहेंगी, याद नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन लगती है देखने में, एक बार समझ में आ जाती है तो आसान लगती है। उसके बाद जब आप लेड नाइट्रेट में एक्सेस डालोगे NaOH तो वो भी सॉल्युबल होता है। So you have PbOH whole twice plus 2 NaOH gives you Na2PbO2 plus water। Observation क्या है, we get a white PPT which dissolves in excess NaOH। अब यही चीज हम कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे, बिल्कुल सेम चीजें चल रही हैं अगर आप देखें,
ठीक है, तो CuSO4 प्लस 2NaOH गिव्स यू CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। ये आ गया आपका पेल ब्लू पीपीटी। ऑब्जर्वेशन में क्या आया? वी गेट अ पेल ब्लू पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। आगे बात समझ? भाई एनालिटिकल केमिस्ट्री तरीके से समझ लोगे ना तो फ्री के नंबर है। मैं हमेशा यही कहती हूँ फ्री की फ्री के नंबर है कतई। On add question number 7th, on adding dilute ammonia solution into a colorless solution of a salt, a white gelatinous precipitate appears. कौन से कलर का आ रहा है प्रेसिपिटेट? व्हाइट जिलेटिनस। ठीक है, व्हाइट जिलेटिनस तो एक ही बनता है, जिंक की बात हो रही है यहाँ। The precipitate however dissolves on addition of excess of ammonia solution. तो जब आपने उसमें excess of ammonia solution डाला तो ये पीपीटी डिसॉल्व हो गया। तो अगर आपको इक्वेशन नहीं भी आती पर आपको वो वाला चार्ट आता है, फिर भी आप ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो विच मेटल सॉल्ट सोल्यूशन इज यूज्ड? जिंक का यूज हो रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी? ZnOH होल ट्वाइस। आगे बात समझ? आगे आ जाइए। अ येलो मोनोऑक्साइड दैट डिसॉल्व्स इन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कास्टिक एल्कली। तो ये हो गया आपका लेड ऑक्साइड। A white insoluble oxide that dissolves when fused with caustic soda or caustic potash हो गया जिंक ऑक्साइड। और ये वाले आंसर्स भी स्टूडेंट्स मैं चार्ट में से ही करती हूँ। मैं अभी ही नहीं, जब मैं भी स्टूडेंट थी और मैं आपकी एज में ICSE के एग्जाम्स दे रही थी 10th के, मैं तब भी उसी चार्ट से पढ़ाई करती थी। और एक सिमिलर चार्ट मैंने बनाया था इक्वेशंस के लिए, ताकि जो जो उसमें डिफरेंट इक्वेशन है उसे मैं मार्क कर सकूं और उसको याद रख सकूं, मगर ओवरऑल सारी इक्वेशन सेम ही थी। A compound containing zinc in the anion. So आपका आ गया K2ZnO2 Na2ZnO2। नाम क्या हो गए? पोटेशियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। एक और इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स कि मैं तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिख के आंसर कर रही हूँ, पर ये आपको एग्जाम में अलाउड नहीं है। अगर आपसे किसी का नाम पूछा गया है तो आपको नाम पूरा लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट में आप फॉर्मूला दे सकते हो मगर नाम पूरा ही लिखना पड़ेगा, वरना क्या होगा? वरना नंबर नहीं मिलेंगे भाई, पूरे ही नंबर कट जाएंगे। सिर्फ फॉर्मूला एज आंसर लिखने का कोई नंबर नहीं मिलता। आ जाइए भाई, ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा मिस हो गया। नेम द क्लोराइड ऑफ अ मेटल विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एक क्लोराइड बताना है आपको, इनसॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो वो तो आप आयरन का यूज कर सकते हो, जिंक का भी यूज कर सकते हो। तो ZnCl2 plus NH4OH gives you ZnOH whole twice plus 2NH4Cl। सॉल्युबल पूछ रहे हैं क्योंकि आयरन तुम्हारा इनसॉल्युबल होता है। ये सॉल्युबल पूछ रहा है, ठीक है। तो जब हमने Zn का किया तो ZnOH whole twice plus NH4Cl plus NH4OH in axis, तो आपको क्या मिला? ZnNH3 whole 4 और पूरा फुल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन, और इसको बोलते हैं टेट्रा अमीन जिंक क्लोराइड। टेट्रा क्यों? क्योंकि 4 यहाँ पे आपके NH3 है, तो टेट्रा अमीन जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। Okay students, let's move on to the next question. Next question is select the correct answers. So सबसे पहला है color of an aqueous solution of copper sulfate is blue. B part है color of the precipitate formed on adding NaOH solution to iron sulfate solution is green. A metal which produces hydrogen on reacting with alkali as well as with acid is zinc. Alkali हो या acid हो, दोनों के साथ react करता है, so that is zinc. The salt solution which does not react with ammonium hydroxide is calcium nitrate. ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, आराम से समझना। सो ये रहा क्वेश्चन का आंसर आपका। व्हेन फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड reacts with caustic soda solution, white salt of sodium meta-aluminate is obtained। ठीक है, और इसकी इक्वेशन है, ये डिफरेंट है हल्की इक्वेशन, तो इस पे ध्यान देना। तो जो भी एल्यूमिनियम वाली इक्वेशन है, जब वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, थोड़ा सा वेरिएशन है कुछ इक्वेशन के बारे में, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, तो उस वाले पोर्शन पे एक बार जरूर ध्यान देना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अब जैसा क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है,
इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आपके प्री बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, पर मेक श्योर कि आप तरीके से आंसर लिख रहे हैं। कई बार बच्चों को इन्फॉर्मेशन तो होती है पर आंसर फ्रेमिंग में उनके नंबर कट जाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आई हेल्प यू अंडरस्टैंड आंसर फ्रेमिंग और मैं कोई एक वीडियो बनाऊं आंसर फ्रेमिंग के ऊपर, so please make sure that you comment in the comment box below and let me know that yes ma'am, we need a video on how to frame answers for board examination. ठीक है, so मैं हर चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, कौन से कीवर्ड्स हैं अंडरलाइन होने चाहिए ताकि आपके नंबर ना कटे, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट इफ आई गेट इनफ रिस्पॉन्सेज ऑन दिस. Now, next question is 11th. You are provided with two reagent bottles marked A and B. One contains ammonium hydroxide solution and the other contains sodium hydroxide solution. How will you identify them by a chemical test? तो जब भी ऐसा है ना कि आप दोनों reagents में ही डिफरेंस करना चाह रहे हो, तो आप डायरेक्टली कुछ ऐसा एलिमेंट यूज करो जो कि एक से रिएक्ट होता हो और एक से ना रिएक्ट होता हो. तो इससे क्या फायदा होगा कि आपको एक ही में इक्वेशंस देनी पड़ेंगी, दूसरे में इक्वेशंस वगैरह कुछ नहीं देनी पड़ेंगी, क्योंकि आप डायरेक्टली बोलोगे कि वो तो रिएक्ट ही नहीं करता भाई, तो इक्वेशन कहां से बनेगी. ऐसे आंसर फ्रेमिंग में आपकी गलती होने के चांस एकदम मिनिमम हो जाते हैं, क्योंकि इंस्टेड ऑफ गिविंग टू सेपरेट इक्वेशंस आप एक ही इक्वेशन दोगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे. तो स्मार्ट आंसरिंग देखिए जहां पे आपका टाइम बचे और आपकी गलती करने के चांस भी कम हो जाए. ठीक है, अब आ जाइए पीछे दोबारा से इस पे. तो इन्होंने दे दी दो रिएजेंट बॉटल्स ए और बी. ए में आ गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बी में आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो आप इस तरीके से लिखेंगे, यू से रिएजेंट बॉटल ए एंड बी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग कैल्शियम सॉल्ट. अब हम कैल्शियम सॉल्ट ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट एक से तो रिएक्ट करता है और एक से नहीं करता. ठीक है, सो ऑन एडिंग अप सोडियम हाइड्रोक्साइड टू कैल्शियम नाइट्रेट, calcium hydroxide is precipitated as white PPT which is sparingly soluble in excess NaOH. तो इन्होंने क्लियर बता दिया कि भाई कैल्शियम नाइट्रेट को यूज करेंगे और कैल्शियम नाइट्रेट को जब NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक व्हाइट पीपीटी है और इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH. आगे बात समझ. फिर आपने इक्वेशन दे दी, उसके बाद आप डायरेक्टली लिख दो भाई, थ्योरी लिख दो. Whereas on addition of ammonium hydroxide to calcium salt, no precipitation of calcium hydroxide occurs, even with addition of excess NH4OH, because the concentration of OH negative ions from the ionization of ammonium hydroxide is so low that it cannot precipitate the hydroxide of calcium. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिया और आपने उसे पानी में प्यार से घोल दिया, तो जब आपके आयंस ब्रेक डाउन होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक एल्कली है, तो अगर आपने 100 मॉलिक्यूल घोले पानी में तो हो सकता है 10 या 20 आयंस ही बने, बाकी मॉलिक्यूल ही रह जाएं. तो इसीलिए क्योंकि कम आयंस बन रहे हैं, जो आपका कैल्शियम है उसको रिएक्ट करने के लिए इनफ आयन नहीं मिलते, इसीलिए वो रिएक्ट ही नहीं करता. आगे बात समझ. So the reagent bottle that gives white precipitate is NaOH and the other is NH4OH. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, डिफरेंस समझ में आ गया. अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफरेंट डिस्टिंग्विश बाय एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू कैल्शियम सॉल्ट सोल्यूशन एंड लेड सॉल्ट सोल्यूशन. दूसरा लेड नाइट्रेट सोल्यूशन एंड जिंक नाइट्रेट सोल्यूशन. अब आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. अगर आपका NaOH वाला पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग है आप उसको यूज करके ये वाला आंसर्स करो. अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ज्यादा स्ट्रांग है तो आप उसको यूज करो. सबके आंसर इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट देख लेते हैं इसका आंसर. इसके मैंने सारे ही डिफरेंसेस यहाँ लिख रखे हैं. इसमें और लिखा है या बोथ, आपको दोनों ही रिएक्शन लिखने हैं. और लिखा है तो और में आप, क्योंकि ई तक है ना, हाँ तो ई तक है, और में आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब जब आप एग्जाम में लिखेंगे भाई आप ज्यादा और बेटर तरीके से लिखना, मैंने तो लिख दिया है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन तो पहुंच जाए. ठीक है, जिसको अपना आंसर चेक करवाना हो मुझे ईमेल कर देना at psclassesicse@gmail.com. क्वेश्चन नंबर 12 ए पार्ट. सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद कैल्शियम सॉल्ट gives milky white PPT
जबकि मतलब while that of lead gives chalky white PPT। जब आपने कैल्शियम सॉल्ट को रिएक्ट किया तो मिल्की व्हाइट पीपीटी आ गया, और जब आपने लेड के सॉल्ट को रिएक्ट किया तो चौकी व्हाइट पीपीटी आ गया। डिफरेंस हो गया। अगर डिफरेंस एक नंबर से ज्यादा का है तो इक्वेशन देनी पड़ेगी, एक नंबर तक का है तो सिर्फ कलर्स का प्रेसिपिटेट का डिफरेंस से काम चल जाएगा। बी पार्ट पे आ जाओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद लेड सॉल्ट गिव्स चॉकी व्हाइट पीपीटी व्हाइल दैट विद जिंक फॉर्म्स व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी। तो यहाँ पे हम डिफरेंस किसके बीच में देख रहे हैं? लेड सॉल्ट एंड जिंक सॉल्ट में। लेड सॉल्ट में मिला चॉकी व्हाइट पीपीटी, जिंक सॉल्ट में मिला जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी। अगले में आ जाइए। यहाँ पे आपका क्या है? कॉपर सॉल्ट है और है फेरस सॉल्ट। तो जब कॉपर सॉल्ट रिएक्ट किया गया तो आपको मिला पेल ब्लू पीपीटी, फेरस रिएक्ट किया तो आपको मिला डर्टी ग्रीन पीपीटी। ये सारे आंसर्स डायरेक्टली चार्ट में से आ सकते हैं, पर चार्ट याद कर लो, ठीक है। अब डी पार्ट पे आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद Fe2 salt gives dirty green colored precipitate, while that with Fe3 salt solution it forms reddish brown PPT insoluble in access। ठीक है, तो इसमें मैं आपको Fe2 और Fe3 में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार सुनते सुनते फेरस फेरिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ताकि मेरी तरफ से आप क्लियरली समझे, इसीलिए मैं Fe2 और Fe3 बोलती हूँ, ठीक है। अब ई पार्ट पे आ जाइए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन which with lead nitrate gives chalky white insoluble PPT। chalky white insoluble PPT बना किस किस का? लेड का और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। while that with ferrous nitrate it gives a dirty green precipitate। ये तो इजी है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैल्शियम नाइट्रेट एंड जिंक नाइट्रेट सोल्यूशन? भाई कोई भी टेस्ट कर दो, जो कलर का डिफरेंस आएगा वो आपका डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो सबसे पहले क्या है? लेड नाइट्रेट एंड जिंक नाइट्रेट सोल्यूशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एडिंग NaCl इन सोल्यूशन। तो इसका मतलब आपने NaCl जब ऐड किया तो जो लेड नाइट्रेट है इट विल गिव यू अ पीपीटी वेयर एज जिंक विल नॉट। आगे बात समझ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आपने उसमें मिक्स किया तो आपका पीपीटी बन रहा है और एक में नहीं बन रहा। lead nitrate and zinc nitrate solution can be distinguished by adding NaCl in solution। तो lead nitrate आपका पीपीटी दे रहा है, जिंक नाइट्रेट पीपीटी नहीं दे रहा। क्वेश्चन 14, what is observed when hot concentrated caustic soda is added to zinc and aluminium? Write balanced equation। तो जब आप hot concentrated caustic soda को ऐड करते हो तो सबसे पहले जिंक में तो आपका सोडियम जिंकेट बनता है, एल्यूमिनियम में आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, ठीक है। अब इक्वेशन देख लेते हैं। तो आपके पास सोडियम जिंक था, आपने हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ऐड किया तो आपके पास बना Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। उसके बाद आपके पास एल्यूमिनियम आया, उसमें आपने NaOH ऐड किया और वाटर ऐड किया तो आपके पास क्या बना? NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। What do you understand by amphoteric oxide? ओके, सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो भाई मैंने आपको बहुत बार बताया है, अलग अलग चैप्टर्स में ये डेफिनेशन आती रहती है उठ उठ के। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो दोस्त है आपका जो आपका सगा नहीं है, वो आपके सामने आपकी तरह बिहेव करता है जैसा आप चाहते हो, और आपके दोस्त के सामने उसकी तरह बिहेव करता है जैसा वो चाहता है। वो खुद से किसी का सगा नहीं है। ऐसे दोस्तों को दोगले दोस्त भी कहते हैं, जो अलग अलग फेसेस मेंटेन करके रहते हैं, किसी के आगे कैसा बिहेवियर, किसी के आगे कैसा बिहेवियर, ठीक है। वही होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पर हम ऐसा क्यों कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड को? क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो खुद को बेस बना लेते हैं, वो खुद बेस की तरह बिहेव करेंगे और सॉल्ट प्लस वाटर निकलेगा। और अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो खुद को एसिड समझ के एसिड की तरह बिहेव करेंगे और सॉल्ट एंड वाटर ही देंगे, मतलब न्यूट्रलाइज तो वो करेंगे ही करेंगे। और इन्हीं को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिनकी अपनी कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं है। गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन with two different amphoteric oxides with a caustic alkali। So इसका आंसर is right here।
कहाँ गया इसका आंसर? Oh, it's here. So amphoteric oxides are compounds which react with both acids and alkalis to form salt and water. अब जिंक ऑक्साइड है, उसमें आपने NaOH ऐड किया तो आपके पास बन गया Na2ZnO2. उसके बाद आपके पास था Al2O3 प्लस उसमें NaOH ऐड हो गया तो आपके पास आ गया NaAlO2 प्लस वाटर. ठीक है. उसके बाद आ जाइए नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड. जो ये दोनों प्रोडक्ट बने हैं इनका नाम देना है. नाम क्या क्या हो गया? सोडियम जिंकेट हो गया और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हो गया. ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है? राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन. तो ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ भी कराया था, पर मैंने आपको उसमें इक्वेशन नहीं बताई थी. मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर सल्फेट से हाइड्रोक्साइड मूव कर रहे हो तो कैसा रिएक्शन दिखना चाहिए या कौन से रिएक्शन से रेफरेंस उठाना चाहिए. तो अगर एक बार फिर से यहाँ कर लें कि जिंक सल्फेट है और आपको हाइड्रोक्साइड बनाना है, मतलब जिंक का सॉल्ट और आपको हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो आप इसमें एल्कली ऐड करें. अब कौन सी एल्कली ऐड करें? आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो. वो क्यों कर रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड? क्योंकि अगर आप थर्ड पोजीशन पे देखो तो Na2ZnO2 बन रहा है. मतलब जब आप NaOH एक्सेस में डाल दोगे तो Na2ZnO2 भी बन जाएगा. इसी वजह से आपको थोड़ा ध्यान से यहाँ सिलेक्शन लेना है कि वो पूरा चेन आपका कंप्लीट हो पाए. ओके, इक्वेशन देख लेते हैं. तो सबसे पहले आपके ZnSO4, तो ये आपका A था, यहाँ आपके पास आया ZnOH होल ट्वाइस, ये रहा B, और ये आ गया Na2ZnO2. ठीक है, तो ZnSO4 में आपने NaOH ऐड किया तो आपके पास आया ZnOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4. ठीक है, उसके बाद यही ZnOH होल ट्वाइस में आपने एक्सेस NaOH ऐड किया तो आपको मिला Na2ZnO2 प्लस वाटर. और अगर उन्होंने कहा नेम द एलिमेंट्स तो आप यहाँ लिखेंगे A NaOH, उसके बाद पूरा लिखना भैया, पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वैसे ही यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे आपके उसका नाम क्या हो गया? सोडियम जिंकेट. ठीक है, उसके बाद इसी का बी पार्ट है, वो भी बिल्कुल सेम तरीके से है. आपके पास कॉपर सल्फेट था, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, और आपने कैसे बनाया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करके. उसके बाद आपने इन दोनों कंपाउंड्स को तीनों को रिएक्ट कराया तो यू गॉट टेट्रामीन कॉपर सल्फेट. टेट्रामीन मतलब कि जो बीच में अमोनिया है वो 4 है, तो टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट बाहर है, प्लस 4H2O. अब नेम द कंपाउंड्स फॉर्म्ड. तो सबसे पहला कंपाउंड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड. आगे बात समझ? ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन. आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा? आज हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री का बैक एक्सरसाइज का पोर्शन कवर किया है. और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या एक्सरसाइज सॉल्व कैसे करनी है या इक्वेशन याद कैसे करनी है, so please feel free to reach out to me and make sure that you're sharing the channel with your friends and let's all learn together. So this is it for today's session and we'll catch up in the next one. Thank you so much.